Hello. So let us complete the remaining part and which we left actually. एक minute. हाँ. So we have completed the diversity. So let us move with the animal behavior wala topic. In this we are going to study the behavior of the animal. Just a second. सो एनिमल बिहेवियर में हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी की बात करेंगे. साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर विद अदर लिविंग बींग्स एंड विद द एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर एनिमल बिहेवियर में हम वो सब स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंस्टिंक्ट की बात करेंगे. तो यहाँ पर द फॉलोइंग टाइप्स इंस्टिंक्ट से आने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर है. तो हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स क्या है एनिमल बिहेवियर के पास. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स तो हमारे पास क्या है. हमारे पास टोटल 4 टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप हमारा जो है ना फर्स्ट टाइप इज द इंस्टिंक्ट एंड सेकंड इज द imprinting and third is the conditioning and fourth is the imitation. Okay, imitation. This color is not that good. Let's take this. So instinct में अब हम बात करेंगे instinct के बारे में. Instinctual behaviors, ये क्या है behavior that need not to be learned. Instinct behavior need not to be learned. Okay, इसको learn करने की ज़रूरत नहीं है. They can be complex भी हो सकते हैं. They can be complex, जैसे making nest by birds. तो examples क्या हैं यहाँ पर instinct behavior के. making nest by birds, जो birds nest बनाते हैं that is the instinct behavior, जो कि इनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत complex भी है ना. and choose of mates and forming into groups of protection, ये इसमें आते हैं. most important is the nest by birds. And if your hand touches something hot or sharpened accidentally and automatically moves away, this is because of the reflex action. तो reflexes भी क्या है ना, ये एक टाइप का इंस्टिंक्ट बिहेवियर है. आप सडनली एक हॉट ऑब्जेक्ट या फिर एक शार्प ऑब्जेक्ट को टच करेंगे ऑटोमेटिकली एंड एक्सीडेंटली सडनली आप अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. और रिफ्लेक्सेस भी इंस्टिंक्ट में आते हैं, मतलब इनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ द इम्प्रिंटिंग की बात करें तो चिकन्स और डकलिंग्स में देखा जाता है. चिकन्स एंड दी डकलिंग्स में ये देखा जाएगा कि दे आर एबल टू वॉक ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग. दे आर एबल टू वॉक ऑलमोस्टली दे आर एबल टू वॉक आफ्टर हैचिंग. इसी को बोला जाता है इम्प्रिंटिंग. ठीक है. डकलिंग कैन इवन swim after few days. They recognize their mother because of a behavior which is called as imprinting, and they can recognize their mother. Can recognize their mother because of this imprinting की वजह से. ठीक है. certain behavior which is the imprinting. and ducklings will follow the first moving object. और ducklings एक special है ना कि ये hatch होने के बाद
वो फॉलो करना शुरू कर देंगे. दे फॉलो द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. जो अपनी आँखों से वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, उसी को फॉलो करेंगे. ठीक है, दे फॉलो द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. After hatching, they become socially attached to this object and treat it as mother. उन्हीं को वो मदर मान लेते हैं. ठीक है, ये भी एक बिहेवियर इम्प्रिंटिंग की वजह से होता है. इम्प्रिंटिंग लेट्स यंग एनिमल्स रिकॉग्नाइज देयर मदर फ्रॉम अ यंग एज. तो इम्प्रिंटिंग रिकॉग्निशन ऑफ द मदर के लिए बहुत ज़्यादा बिहेवियर उसके लिए होता है. दे कैन फॉलो हर फूड एंड प्रोटेक्शन. इम्प्रिंटिंग इट्स यूजफुल इफ द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी रियली इज देयर मदर. But ducklings will imprint on people, balls और even cardboard, moving cardboards को भी वो अपने मदर मान लेते हैं because of this imprinting behavior. ये यूज़फुल कब माना जाएगा? जब वो जिसको मदर मान रहे हैं वो सच में उनकी मदर ही हो, तब दिस इज़ द यूज़फुल बिहेवियर इम्प्रिंटिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशनिंग. कंडीशनिंग इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्विंग अ रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. This is the conditioning. Response to the stimulus that is different from the natural one. जो कि different होता है natural one में, उसी को बोला जाता है conditioning. It's a type of learned behavior. इसको learn करने की ज़रूरत होती है. learning वाला behavior होता है ये. ठीक है, and for example जैसे children show different response according to the school bell. Children उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू दी स्कूल बेल. जैसे स्कूल बेल, जैसे फर्स्ट से 11 o'clock को आपकी बेल, फर्स्ट से 9 को आपकी बेल हुई तो आप लोग स्कूल में प्रेयर के लिए ठहर जाते हैं, है ना. या फिर अगर असेंबली होती है तो क्लास के बाहर जाते हैं. और अगर 11 पर आपकी बेल हो रही है तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या है, इंटरवल है, इंटरवल. और एट 12:45 पे कुछ या फिर 1 पे कुछ बेल हो रही है, स्कूल बेल, तो आप समझ जाते हैं कि ये हमारा लंच ब्रेक है ना. और अगर 4 पे बेल हो रही है तो आप समझ जाते हैं कि अब स्कूल ख़त्म हो चुका है एंड वी नीड टू रश टू दी होम. तो ये आपको बेल तो एक ही है, डिफरेंट टाइम्स पर हो रही है, तो आपका डिफरेंट रिस्पॉन्स है इस पर, है ना, रिस्पॉन्स है. तो ये आप लोगों ने सीखी है. दिस इज़ दी लर्नड एक्टिविटी, राइट. तो ये हमारी कंडीशनिंग में आती है. एक और यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इवान पावलोव who was a Russian scientist who was investigating conditioning, जो कि conditioning को investigate कर रहा था. He discovered that dogs जो है ना, dogs produced extra saliva. Dogs produce extra saliva when they were offered food. ठीक है, when they were offered food. This is a natural response to a stimulus. Food makes a dog's mouth water. The saliva which is produced, जो कि प्रोड्यूस हुआ है, it is needed to start digesting. तो ये इतना प्रोड्यूस किया है क्योंकि डाइजेस्टिंग फूड हो पाए और स्वेलोइंग ऑफ जो फूड है वो ईजियर हो जाए. ठीक है, और पावलोव ने और एक बात भी नोटिस की कि और जब उसने ये सेम एक्सपेरिमेंट पर्सन के साथ किया, पर्सन हु फेड देम केम इनटू द रूम इवन इफ द पर्सन हैड नॉट ब्रॉट एनी फूड. मतलब जो पर्सन इनको खाना लाकर देता था ना, तो वो उनके साथ भी इसी तरह का बिहेवियर करते थे. ओके, एंड इवेंचुअली द डॉग्स प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सलाइवा व्हेन दे हर्ड द बेल बिफोर एनी फूड वाज ब्रॉट इन. तो ये भी एक लर्न प्रॉपर्टी है ना. डॉग को थोड़ी ना पता चलेगा, मतलब एक हैबिचुएट होने के बाद डॉग्स, अब जो आपके जो भी पेट्स हो उनको पता चल जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी कंडीशनिंग वाला बिहेवियर. ठीक है, तो ये भी एक लर्न वाली चीज़ है. दिस इज़ कॉल्ड ए कंडीशनड रिस्पॉन्स बोला जाता है इसको. कंडीशनड रिस्पॉन्स इसको बोला जाता है. ठीक है, पीपल एंड एनिमल्स कैन बी कंडीशन टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग एनिमल्स गेट एन अनप्लेजेंट इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन दे टच एन इलेक्ट्रिक फेंस, दे इवेंचुअली अवॉइड द फेंस. जैसे यहाँ पर प्लांट्स है सारे,
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाले अगर फेंस लगा देंगे तो पहले तो एनिमल आएंगे, पहले एनिमल आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक लगने से ये लोग फिर दूर हट जाएंगे और दोबारा इसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक है, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। ये भी एक लर्न प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इमिटेशन की बात करते हैं। इमिटेशन, तो इमिटेशन में क्या है? इमिटेशन इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर वेयर वन एनिमल कॉपीज द अदर एनिमल, where one animal copies the other animal, this is the imitation. Some scientists think कि humans है ना, humans are the only animals which can copy. कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि चिंपैंजीज है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि ह्यूमंस ही कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि चिंपैंजी और हमारे कुछ अदर प्राइमेट्स हैं ना, वो लोग भी कॉपी करते हैं। दे इमिटेट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल चिंपैंजीज कैन यूज स्टिक्स टू स्पेयर जूसी ग्रब्स टू ईट। अदर चिंपैंजीज ये बिहेवियर को कॉपी करते हैं, ठीक है। इमिटेशन इज नथिंग बट द कॉपीइंग, ठीक है। तो ये मेन था जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार इंस्टिंक्ट के बारे में ह्यूमंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर ह्यूमंस हैव इंस्टिंक्ट। वेट अ सेकेंड, अगर ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस हैव इंस्टिंक्ट्स बट इट पॉसिबल फॉर अस टू ओवरकम नेचुरल अर्जेस टू फॉलो सर्टेन बिहेवियर। जैसे अगर आपको भूख लगती है, हंग्री पर्सन माइट वांट टू स्टार्ट ईटिंग इमीडिएटली व्हेन दे सिट डाउन एट द डाइनिंग टेबल, लेकिन उनको सिखाया गया है गुड मैनर्स, मतलब दे मस्ट वेट, सब आके बैठ जाए फिर खाना खाए, वैसा ह्यूमंस में ऐसा है, ठीक है। और कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ये वॉलेंट्री और लर्न वाला बिहेवियर है, तो कंडीशनिंग कैन बी यूज टू चेंज द बिहेवियर। और इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर एक यहाँ पर है बात करने वाली चीज़, विच इज दी investigating behavior can be investigated in the field या फिर लेबोरेटरी, यूजुअली लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड एंड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिजाइन टू टेस्ट हाउ इट वर्क्स। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय मेनी वेराइटीज़, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है स्टडी करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर्स जो कि लैब्स में या फिर फील्ड्स में करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस। अगर इन फील्ड्स देखें, इन्वेस्टिगेशंस इन दी फील्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सम साइंटिस्ट स्पेंड many hours watching and studying the behavior of animals, so they may be interested in how the animals live। साइंटिस्ट इस इंटरेस्टेड है किसमें कि एनिमल्स कैसे जीते हैं और वो किस तरह फैमिलीज़ में ग्रुप्ड हैं, और लार्ज ग्रुप जैसे हर्ड्स कैसे हैं, और एनिमल्स कैन सिग्नल ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको किसी को बुलाना हो या किसी डेंजर का साइन देना हो तो कुछ सिग्नल्स ऐसे वो देते हैं कि वो दूसरा एनिमल समझ जाता है। सम साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच सिग्नल्स को स्टडी करने में, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन इन फील्ड्स। नेक्स्ट इज टैगिंग, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। टैगिंग जैसे लाइक बर्ड्स दूसरे एनिमल्स भी क्या माइग्रेट करते हैं ओवर लार्ज डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड या फिर नेस्टिंग साइट्स। तो एनिमल्स कैन बी टैग्ड बाय अटैचिंग ट्रैकिंग डिवाइसेस। तो जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं ना, उन पे ये लोग ट्रैकर्स लगा देते हैं एंड दे आर टैग्ड बाय ट्रैकिंग डिवाइसेस। और टैगिंग से साइंटिस्ट क्या फॉलो करते हैं? दे फॉलो द जर्नीज। व्हाट डू साइंटिस्ट डू बाय ट्रैकिंग देम? दे फॉलो द journey, they can follow the journey
ऑफ द एनिमल्स द मेक, और इससे दूसरा क्या है ऑफ स्प्रिंग्स, जैसे किड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स either they live on land or in water perform activities by instinct, imprinting, imitation और conditioning, ये सारे मिलकर होते हैं. एंड एनिमल बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस. एनिमल बिहेवियर क्या है, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है. एंड आइडेंटिफाइंग और या फिर स्मेलिंग एबिलिटी ऑफ डॉग्स की जो है ना, एंड सर्चिंग और कम्युनिकेटिंग ऑफ नेचर ऑफ एंड्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फेरोमोन्स. फेरोमोन्स या फिर हॉर्मोन्स होगा शायद, हॉर्मोन्स और फेरोमोन्स, सॉरी आई डोंट रिमेंबर दैट मच, ये पॉइंट देखना होगा बाद में. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बर्ड्स किस तरह से नेस्ट बनाते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट. एंड इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़. एक कुछ अलग के स्पीशीज़ अलग तरह का नेस्ट बनाएंगे, कुछ अलग बनाएंगे. दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, और ये इंस्टिंक्ट में आएगी, इनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है. और वीवर बर्ड जो है ना, वो सेलेक्ट करती है 3 ब्रॉड लीव्स. यहाँ पर एक दिया गया है विच इज़ ऑफ दी वीवर बर्ड. ये क्या सेलेक्ट करती है, ये सेलेक्ट करती है 3 ब्रॉड लीव्स को. 3 ब्रॉड लीव्स को ये सेलेक्ट करेगी, 1 फॉर बॉटम, 2 फॉर टॉप, एंड साइड्स के लिए कलेक्ट करेगी थ्रेड्स को, और इससे ये नेस्ट बनाएगी. कैसे, स्टिच करके. बाई स्टिचिंग दिस 3 लेयर्स सम ऑफ द बर्ड्स बिल्ट इट्स नेस्ट ओनली विथ लीफलेट्स. तो ये बहुत डिफरेंट तरीके से नेस्ट बनाते हैं, और इनका नेस्ट जो है बड़ा ही मजबूत होता है. तो ये बहुत अच्छी, आपको अगर कभी टाइम मिले तो यू कैन वॉच हाउ बर्ड्स मेक देयर नेस्ट. इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी. तो अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे. इनके क्वेश्चंस पे आई एम वेरी ग्लैड is completed very soon. Making of the nest is the art acquired by the birds. From which of the following? This is by the instinct. Okay. And next, following the first seen object like ducklings is due to. This is due to the imprinting. Children in the school getting accustomed to the school bell comes under the conditioning. Which of the following behavior is taken as an advantage by the advisors? Advisors से कौन सा advantages, कौन से behavior का advertisers है ना, advertisers advantage लेते हैं, वो लोग advantage लेते हैं conditioning का. Okay. Ethology tells about behavior of the animals. Okay. First Nobel Prize for ethology took its from the year 1963. This was actually didn't given, but still you can remember. And challenges in improving agricultural production. I think I must complete this. तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से challenges हैं जो कि दिए गए हैं अपने agriculture products को improve करने के लिए. तो सबसे पहले बात करेंगे कि how to increase the food production. How to increase the food production. How to increase the food production, हम कैसे increase कर सकते हैं? हम उसका एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड को बढ़ा सकते हैं, और हम इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन दी वहाँ उस लैंड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, हम हाई यील्ड वेराइटीज़ ला सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ला सकते हैं जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा. और हम ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स करेंगे तो इससे भी हमारा फूड प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाएगा. और क्या कर सकते हैं, और मिक्स्ड क्रॉप्स भी करेंगे तो इससे भी क्या है, हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. कल्टिवेटिंग शॉर्ट टर्म क्रॉप्स अगर उगाएंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे रबी वाले
एंड शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ प्रोड्यूस ग्रेन्स मोर देन, और शॉर्ट टर्म वेराइटीज़ से ना बहुत ज़्यादा मोर ग्रेन्स आएंगे, तो इससे भी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स प्रिजर्व, तो ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स हम लोग क्यों इससे कैसे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स है ना, दे प्रिजर्व द सॉइल फर्टिलिटी, दे प्रिजर्व द सॉइल फर्टिलिटी। और मिक्स्ड क्रॉप सिस्टम क्या है, दे हेल्प द फार्मर टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो गेट हाई ईल्ड पाने के लिए हम 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स को फॉलो कर देंगे। हाई ईल्ड के लिए हम 3 मेथड्स को फॉलो करेंगे। 3 मेथड्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, इम्प्रूविंग हाई ईल्डिंग वेराइटीज़ को इम्प्रूव करो। और सेकंड क्या है, हाई यील्ड मैनेजमेंट मेथड, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी अच्छे से होना चाहिए। एंड थर्ड इज दी क्रॉप प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये अच्छे से करेंगे तो हमारा क्या है, हाई यील्ड, हमारी जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है। व्हाट डज अ प्लांट डू विद वाटर, एक थोड़ा सा टॉपिक है देखने का। तो जो प्लांट है ना वो पानी के साथ क्या करता है, व्हाट इज द प्लांट कंबाइंस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वाटर को प्लांट है ना, वाटर को CO2 के साथ मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स बनेंगे, सेलुलोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। ठीक है। तो इफ़ अ प्लांट अब्सॉर्ब 1 लीटर ऑफ वाटर, ओनली 1 मिलीलीटर विल बी यूज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। अगर एक प्लांट है जो कि 1 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो उस 1 लीटर का सिर्फ 1 मिलीलीटर ही कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज़ होगा। द रिमेनिंग जो 999 मिलीलीटर्स होंगे ना, ये एवोपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द लीफ। ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड क्रॉप यील्ड्स में हम रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर एंड द क्रॉप यील्ड्स। मोस्ट ऑफ द वाटर रिलीज बाय प्लांट्स वो एवोपरेट हो जाता है फ्रॉम द लीव्स। द लीव्स हैव टाइनी माइक्रोस्कोपिक होल्स, जिनको बोला जाता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कहाँ पर मौजूद है, लीव्स में मौजूद है। ठीक है। लीव्स में क्या है, मौजूद है। ये है कॉर्ड सेल्स, एंड दिस इज द स्टोमेटा। और ये है कॉर्ड सेल्स स्वेलन या फिर टर्जिड होंगे। टर्जिड मतलब इनमें पानी भरा हुआ होगा, टर्जिड होते हैं। जब इनमें पानी भरा हुआ होता है ये टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर ओपन होगा। और अगर हमारे जो कॉर्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे यानी फ्लैटेंड हो जाएंगे, मतलब इनमें जो पानी है वो बाहर निकल गया, तो ये यहाँ का स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होती है, सेल वॉल भी है, वैक्यूल भी है। ठीक है। तो ये है हमारा स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज। ये जो कॉर्ड सेल है टर्जिड है, यहाँ पर कॉर्ड सेल फ्लैटन या फिर श्रिंक्ड है, श्रंकन। ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। प्लांट न्यूट्रिशंस की बात करें, प्लांट्स एक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है।
जैसे सॉइल न्यूट्रिशंस होते हैं, सॉइल न्यूट्रिशंस होते हैं, एक मिनट, जैसे सॉइल न्यूट्रिशंस होते हैं, सॉइल न्यूट्रिशंस जैसे प्लांट्स अब्सॉर्ब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से बहुत सारे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करेंगे, वाटर को भी अब्सॉर्ब करते हैं, मिनरल्स प्लस दी सॉइल, ठीक है। Minerals plus the soil. Among these are the salts that plants require in larger quantities. For example, जैसे प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सॉल्ट्स की ज़रूरत लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है, वो सॉइल से अब्सॉर्ब करता है, तो इनको हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिशंस। These are called as the macronutrients, ठीक है। सब न्यूट्रिशंस जो है हमें नेसेसरी फॉर प्लांट से स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिशंस। माइक्रोन्यूट्रिशंस जैसे आयरन, मैंगनीज और हम लोगों का जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। ये है माइक्रोन्यूट्रिशंस एंड दी मैक्रोन्यूट्रिशंस, and these salts are obtained from the soil, or when we grow a crop the plants absorb some salts from the soil। तो न्यूट्रिशंस जो कि सॉइल में मौजूद है, न्यूट्रिशंस जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, दिस आर कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स, और ये रिप्लेनिश्ड और रिटर्न टू द सॉइल इन मेनी डिफरेंट वेज। तो ये सॉइल से अब्सॉर्ब करेंगे और सॉइल तक डिफरेंट वेज से वापस से इनको सॉइल को ही मिल जाते ही हैं न्यूट्रिशंस। तो नेचर में ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टीन्यूस है टिल दैट एंड डीके, ठीक है। और यहाँ पर रोटेटिंग क्रॉप्स, एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये मैन मेड प्रोसेस है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस तो ये है, बाकी का और बढ़ाने के लिए हम लोग मैन मेड प्रोसेस लाते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो फार्मर्स डू नॉट ग्रो ओनली वन क्रॉप, ठीक है। वो लोग क्या डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करेंगे डिफरेंट सीजन्स में। इट हैज़ बीन सीन दैट सीरियल क्रॉप्स टेक लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारे जो सीरियल्स क्रॉप है ना, ये लॉट ऑफ न्यूट्रिशंस कंज्यूम करते हैं, लॉट ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है। इनको लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशंस चाहिए, इनको लॉट ऑफ न्यूट्रिशंस चाहिए होता है। एक मिनट, हाँ। तो cereals crop needs lot of nutrients, and so because of this mixed crop cultivation the soil becomes fertile। sorry क्रॉप रोटेशन की बात हो रही थी ना। क्रॉप रोटेशन में क्या है, फार्मर्स एक ही क्रॉप को ग्रो नहीं करते, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और सीरियल्स क्रॉप दे टेक लॉट ऑफ न्यूट्रिशंस, और लेग्यूम्स आर डिफरेंट, ठीक है। वाइल दे टेक न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, तो यहाँ पर दे ऑल्सो प्रोवाइड सम न्यूट्रिशंस। तो ये लोग सॉइल से, ये सॉइल है और ये हमारा प्लांट है, तो ये सॉइल से न्यूट्रिशंस लेता भी है, फिर ये कुछ न्यूट्रिशंस सॉइल को ना देता भी है, ठीक है। एंड ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजनस सॉल्ट्स इन द सॉइल। तो ये कौन करता है, हमारा लेग्यूम्स करते हैं, लेग्यूम्स, और ये कौन सा ये नाइट्रोजन देते हैं सॉइल को, नाइट्रोजनस सॉल्ट्स देते हैं सॉइल को, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। इफ़ मोर देन वन क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन द सेम फील्ड, तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप किसको बोला जाएगा, इफ़ मोर देन वन क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड। बिकॉज ऑफ मिक्स्ड क्रॉप कल्टिवेशन सॉइल हो जाती है हमारी फर्टाइल, सॉइल हो जाती है हमारी
fertile, ठीक है. The nutrients which are used by one crop will be regained by cultivating another crop. तो legume crops usually have many small nodules. legume के जो हमारे crops होते हैं ना, I will show. legume crops में ना, अब ये हम लोग का legume का रूट है. इन लोग के ऊपर ना नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं हर जगह. और इन नोड्यूल्स को क्या बोला जाता है? इन रूट नोड्यूल्स बोला जाता है. तो यहाँ पर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया इनके साथ ग्रो करेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ठीक है. These बैक्टीरिया अब्जॉर्व नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करेंगे और इस प्लांट को देंगे, ठीक है. रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स में ये होता है, ठीक है. यहाँ पर ये इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्यूर. ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या है? विच इज़ द नेचुरल मैन्यूर, ठीक है. ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या है? ऑर्गेनिक मैन्यूर, दिस इज नथिंग बट द नेचुरल मैन्यूर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल है, जो कि किससे बनता है? डिकेइंग ऑफ द प्लांट वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट, इनसे ही ऑर्गेनिक नेचुरल मैन्यूर बनता है, ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूज़फुल होते हैं जो सिंथेसाइज न्यूट्रिशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो उनको हम लोग ग्रो करेंगे. तो माइक्रोबियल कल्चर्स होता है विच इज़ कॉल्ड एज दी बायो फर्टिलाइज़र, इनको बोला जाता है बायो फर्टिलाइज़र्स, ठीक है. बायो फर्टिलाइज़र्स. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जनरली बायो फर्टिलाइज़र्स हमारे पास 2 टाइप्स की है, एक नाइट्रोजन फिक्सर्स और दूसरा फॉस्फोरस मोरलाइजर्स होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारे लिए यूज़फुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या? बायो फर्टिलाइज़र्स. अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स की. केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होता है? जो कि न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल को वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्लांट्स के बहुत सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं. तो द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशंस है ना, तो द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशंस इन द सॉइल है ना डिक्रीज़ हो जाती हैं और प्लांट्स को वो ऑब्जॉर्व करते जाता है. तो इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं ताकि वो न्यूट्रिशंस ख़त्म ना हो, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रिशंस ख़त्म ना हो. और यहाँ पर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन. छोटा सा ये क्रॉप प्रोटेक्शन वाला. क्रॉप प्रोटेक्शन में हम कैसे वीड्स से बचाएंगे. वीड्स अनवांटेड प्लांट्स की ग्रो हो जाते हैं, उनका निकालना बहुत ज़रूरी है. नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब शुरू करेगा और हमारे प्लांट को, जो हमारा डिजायर्ड क्रॉप है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता. एंड फिर से ये हमारा वीड है, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारे न्यूट्रिशंस ले लेंगे और हमारे क्रॉप को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वीडिंग में, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है. और हम इंसेक्टिसाइड्स भी स्प्रे करते हैं ताकि इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए. इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करना, ठीक है. इससे हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और नेचुरल पेस्ट कंट्रोलिंग मेथड में क्या है? ये हमारे आर्टिफिशियल है. वीड्स तो खैर नहीं, मगर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारे आर्टिफिशियल वाले में आते हैं. और हमारे पास नेचुरल में क्या आएगा? नेचुरल में हम लोग क्या करते हैं? सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड्स लाइक पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे. ये तो आर्टिफिशियल में ही आएंगे. नेचुरल में हम
ऐसे सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज दी नेचर में आता है कि चेक्स एंड बैलेंस होगा, चेक्स एंड बैलेंस, कि पूरी तरह से हम उस ऑर्गेनिज्म को एरेडिकेट नहीं करते, चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, जितना मात्रा में रखना है उतनी मात्रा में रखेंगे, पूरी तरह से किसी भी यहाँ पर चीज़ को एरेडिकेट नहीं किया जाता नेचर में। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड फिनिश द होल थिंग। तो स्टोमेटा दिस आर द मेन फंक्शनल यूनिट फॉर ट्रांसपीरेशन के लिए भी है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी है, ओके। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच वाटर क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच वाटर क्रॉप, मिलेट इज नॉट अ वाटर रिच क्रॉप, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन कौन नहीं है, पोटेशियम नहीं है, ठीक है। Leguminous crop absorb a lot of nutrition, provide nutrition to all soil, has great resistance to and neither absorbs the fluids. So leguminous crop provides nutrition to all soil, ठीक है। Among the following, which of the following is the most nutrition to the plants? Among these, dry compost is the most nutrition to the plants. Which of the following will contribute the most percentage? Horse gram, okay. Which of the following is a phosphorus moralizer? Which of the following is a phosphorus moralizer? Mycorrhiza. Or nitrogen is excess in urea. Ammonium sulfate is rich in nitrogen, okay. By this we have completed this. Thanks for listening.